आप सामान खरीदने, शर्ट खरीदने दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला भी पूछता है कि आपका बजट क्या है। पहला सैलरी क्या होगा, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पहली सैलरी सरकार देगी। तो कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नए बनाए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में? विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दूसरा है हैदराबाद। इस पर सरकार शहरों के विकास में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की समस्या। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग बजट 2024 पे चर्चा करने वाले हैं। हम बजट 2024 में जो प्रोविजंस हैं उन पर बात करें, इससे पहले थोड़ी बातें जान लेनी चाहिए कि बजट किसे कहते हैं। बजट बेसिकली आने वाले वित्त वर्ष में खर्चों का एक पूर्वानुमान होता है। जैसे हम सारे लोग बजट करते हैं। अगर आपको शादी करनी है तो आप कहते हैं ना कि शादी करने से पहले शादी का बजट बना लेना चाहिए, या कोई भी काम करने से पहले उसका बजट बना लेना चाहिए। आप सामान खरीदने, शर्ट खरीदने दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला भी पूछता है कि आपका बजट क्या है। मतलब बजट शब्द कुछ ऐसा है जो पूर्वानुमान है, पहले अनुमान लगाया गया है, कोई एस्टिमेशन है। तो बजट क्या है? बजट एक तरह का एस्टिमेशन है फॉर द कमिंग फिनेंशियल ईयर, जो वित्त वर्ष आने वाला है। तो ये वित्त वर्ष कौन सा चल रहा है? 2024-25 का फिनेंशियल ईयर चल रहा है। तो ये बजट जो है वो क्या है? 2024-25 में होने वाले सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्ययों, खर्चों और सरकार की आगतों का एक एस्टिमेशन है, एक पूर्वानुमान है कि सरकार आने वाले वित्त वर्ष में इन समय में इतने पैसे कमाएगी और इतने पैसे खर्च करेगी। तो सरकार इनकमिंग और आउटगोइंग या इनकमिंग और एक्सपेंडिचर, इन दोनों का एक एस्टीमेट पब्लिक के सामने रखती है। क्योंकि सरकार वास्तव में कौन है? सरकार आपकी नौकर है। सरकार आपसे पैसे लेती है, आपसे टैक्स लेती है, और आपके द्वारा जो टैक्स दिया गया है उसका हिसाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे आपने नौकर को सामान लेने के लिए भेजते हैं तो नौकर हिसाब देता है लौट के ना कि मालिक इतने का ये सामान हुआ, इतने का ये सामान हुआ, इतने का ये सामान हुआ। तो ये थोड़ा बड़ा स्केल पे नौकर है जो आपके नाम पे दूसरे देश से उधार भी ले लेता है, आपसे भी उधार ले लेता है, और आपके द्वारा टैक्स दिए गए टैक्स का हिसाब आपको देता है। तो जितना भी पैसा एक फिनेंशियल ईयर में सरकार के पास आता है, सरकार उसका एक हिसाब आपको प्रस्तुत करती है, जनता के समक्ष एक हिसाब प्रस्तुत करती है। उसी हिसाब को हम बजट कहते हैं। ये बेसिकली पूर्वानुमान होता है। एज टर्म बजट इज कंसर्न, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बुझे, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। तो बुझे वर्ड जो है उसका मतलब तो लेदर बैग होता है। लेदर बैग इसलिए, ये बेसिकली ब्रिटिश परंपरा है। ब्रिटेन में सबसे पहले बजट ले आया गया और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि जो बजट लाया गया वो चमड़े के थैले में बंद था। सर विलियम वालपोल ने जब उसको खोला तो लोगों ने कहा कि बजट खुल गया, और उस दौरान वहाँ के मीडिया ने जो कवरेज किया वो बूझे का कवरेज ज़्यादा किया और उसका कम किया जो उसमें लिखा गया था, उसका भी कवरेज किया, लेकिन शीर्षक बजट बनाए रखा। तो वहाँ से वो एक बजट वर्ड जो है वो उस एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए यूज किया जाने लगा, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत प्रोविजन किया गया है। भारत में भी, भारत के संविधान में भी कहीं भी बजट वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है आर्टिकल 112 में कि भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सदन के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएंगे, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसी में हम इनकमिंग और आउटगोइंग का एक एस्टिमेशन पेश करते हैं, इसी को बजट कहा जाता है। बजट एक प्रकार का मनी बिल होता है जिसे लोकसभा में ही रखा जा सकता है और सरकार के आदमी द्वारा ही रखा जाता है, और इसके लिए वित्त मंत्री नियुक्त रहता है। वित्त मंत्री ही बजट को प्रस्तुत करता है। राज्यसभा के पास इसके संदर्भ में कोई विशेष शक्तियां नहीं होती हैं। वो केवल 14 दिन के लिए डिले कर सकता है, या अगर वो 14 दिन तक नहीं पास करता है तो ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उस बिल को पास कर दिया है। और ये बजट जो है ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखा जाता है। जितने भी धन विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखे जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति महोदय भी उसको टाल नहीं सकते।
14 दिन से ज़्यादा के लिए। तो बजट क्या है? बजट एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत किया गया है। इसमें क्या होता है? आने वाले वित्तीय वर्ष की इनकमिंग और आउटगोइंग का एक एस्टिमेशन होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? सरकार जनता को इन्फॉर्म कर पाए कि वो किस तरह से कमाई करेगी और किस तरह से पैसों को खर्च करेगी, कौन कौन से मद में पैसों को खर्च करेगी। ये सारी बात सरकार बजट के माध्यम से जनता को बताती है। किसी किसी साल में क्या, जिस साल चुनाव होने वाला होता है, हर 5 साल में 2 बार बजट आता है। जैसे 2024 में भी बजट 2 बार आया। पहला बजट फरवरी में आया और दूसरा बजट दूसरी सरकार बनने के बाद आया। फरवरी में जो बजट आया उसको हम इंटरिम बजट कहते हैं और जो अब बजट आया है इसको हम फाइनल बजट कहते हैं। इंटरिम बजट क्या होता है? जिस साल इलेक्शन होने वाला होता है, जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ मई में, अब कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आ जाती, लेकिन जब बजट बनाया गया था, पहला बजट जो फरवरी में आता है वो बजट जब बनाया गया था तो उसमें बीजेपी गवर्नमेंट थी, और अगर वो पूरे वित्त वर्ष के लिए, मतलब कि अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक के लिए पूरा बजट बना के जाती और बीच में मान लीजिए सरकार बदल जाती तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती। तो किसी दूसरे राजनीतिक दल की प्राथमिकताएं कुछ और होती हैं, किसी राजनीतिक दल की प्राथमिकताएं कुछ और होती हैं, वो किसी अर्थव्यवस्था को किसी और तरह से संचालित करता है, कोई दूसरा आइडियोलॉजी है वो अर्थव्यवस्था को किसी और तरह से संचालित करता है। तो जनता जिसको मैंडेट देगी उसको अधिकार होगा कि वो किस तरह के बजटिंग प्रोसेस में जाए, किस तरह का बजट अपनाए। तो इसलिए जिस साल इलेक्शन होने वाला होता है उस साल की सरकार केवल इलेक्शन कंडक्ट करवाने तक का ही बजट पास करती है, उसके बाद का बजट फिर से लाया जाता है। तो ये साल भी इलेक्शन ईयर था, इसलिए ये इस साल का दूसरा बजट है, जिसको वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत किया। आगे की इस पर कार्रवाई होगी। ये इनका 7वां बजट था, 7वीं बार इन्होंने बजट पेश किया और ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोगों को जानने के लिए, जो हमें निश्चित तौर पर जाननी चाहिए। जो बजट का जो थीम है, आप कह सकते हैं कि थीम ऑफ द बजट क्या है, तो थीम ऑफ द बजट जो है वो ज्ञान है। थीम ऑफ द बजट क्या है? ज्ञान है। मेरा भी नाम ज्ञान है। थीम ऑफ बजट है ज्ञान। G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, A फॉर अन्नदाता मतलब किसान, N फॉर नारी। तो बजट की थीम जो है वो ये है कि वो गरीब, यूथ, अन्नदाता और स्त्रियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस किए जाएंगे। ये बहुत सारे इनमें खास बातें रखी गई हैं इन 4 समुदायों के लिए, या इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए और विकसित भारत के लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए ये सारा बजटिंग प्रोसेस किया गया है। तो ये बात समझ में आई कि इस बजट की थीम क्या है। तो बजट की थीम में शामिल है गरीबी, मतलब गरीब का मतलब कि बजट का फोकस ये होगा कि जो सोसाइटी का सबसे पिछड़ा समुदाय है, गरीब है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम है, उसका ख्याल कैसे रखा जाए। दूसरा क्या कह रहे हैं कि युवाओं को कैसे, अब जैसे गरीब को क्या चाहिए? सोशल सिक्योरिटी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में उसको क्या चाहिए? फूडिंग चाहिए। तो 5 किलो अनाज को 5 साल के लिए फिर से फ्री कर दिया गया है। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत फोकस किया गया इस बजट में। एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों के स्किल को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि भारत में रोजगार तलाशने वाले 10 में से 5 युवा बाजार में उपलब्ध रोजगार के अनुकूल नहीं है। उनकी क्षमता बाजार में उपलब्ध रोजगार के अनुकूल नहीं है। अगर हम दूसरे सीधे सपाट शब्दों में कहें तो ये कहें कि लोग रोजगार तो तलाश रहे हैं लेकिन हैं किसी काम के नहीं। तो फिर क्या करें? तो फिर हम करें ये कि उनके लिए हम उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं, उनकी स्थिति को और बेहतर करें और उनको स्किल्ड करें ताकि वो काम कर सकें। अन्नदाता की समस्या क्या है? इसको सब्सिडी चाहिए
और इसको एमएसपी चाहिए, इसको अपनी खेती किसानी के क्षेत्र में इनोवेशन चाहिए। तो आगे आप देखेंगे कि बहुत सारे नई फसलों का विकास किया गया, बहुत सारे उन्नतशील किस्म के बीजों का विकास किया गया, तो किसानों के वेलफेयर को बहुत ध्यान में रखा गया। नारी सशक्तिकरण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। आप ये समझ लो कि नारी मतलब आधी आबादी, और आधी आबादी को उसके सभी अधिकार दिए बिना हम भारत राष्ट्र को उन्नत राष्ट्र कभी नहीं बना पाएंगे, या किसी भी समाज को हम कभी भी उन्नत समाज नहीं बना पाएंगे जब तक कि हम उसकी आधी आबादी को उसके सारे अधिकार नहीं देते हैं, या जिन अधिकारों के लिए वो प्रयासरत है उनके प्रति हम स्वीकृति का भाव अगर नहीं रखते तो आप ध्यान दीजिए कि हमारा बजट जो है ये इस थीम पर आधारित है कि हमें इनके वेलफेयर के लिए काम करना है। हमने बताया कि 7वीं बार उन्होंने अपने बजट को पेश किया है, 7 बार से लगातार वो बजट पेश कर रही हैं, है ना। और आगे हम बजट के कुछ चीज़ों पे चलते हैं कि किन चीज़ों पर हमारा बजट बहुत ज़्यादा फोकस है, क्या जैसे थीम क्या था और फोकस एरिया क्या है। तो विकसित भारत की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने या भारत के वित्त मंत्री ने जो बजट तैयार किया है वो 9 प्राथमिकताओं पर आधारित है। तो उसमें 9 प्रायोरिटीज डिसाइड की गई हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या कही गई है कि हम कैसे एक प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंसी बढ़ाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंसी का मतलब ये है कि उत्पादकता कैसे हम बढ़ाएं, क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई सारे कारण हैं, अभी हम दूसरे मुद्दे में हैं तो उसमें जाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर एक कोई कारण हमको ढूंढना हो तो हम तो ये कहेंगे जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है वो सारी समस्याओं की जड़ वही है। उसके कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर इनोवेशन नहीं कर पाता, उसके कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी यूज है वो नहीं हो पाता, अच्छे किस्म के बीजों का यूज नहीं हो पाता, नई तकनीकों का प्रयोग नहीं हो पाता, बहुत सारे कारण हैं। तो पहला फोकस हमारा कहाँ है, क्योंकि देखिए 2 बातें आप ध्यान से समझिए। एक तो आने वाले समय में हमारे जनता की फूड नेसेसिटीज में बहुत बदलाव आ रहा है। एक तो फूडिंग हैबिट में बहुत बदलाव आ रहा है, हमारी खाने की आदत में बहुत बदलाव आ रहा है, और दूसरा ये है कि आबादी लगातार बढ़ रही है तो फूडिंग नेसेसिटीज भी बढ़ेंगी, रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा, तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, हमारे फूडिंग बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि क्लाइमेट बहुत बदल रहा है, बहुत एक्सट्रीमली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा, बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा, ठंडी होती है तो बहुत ज़्यादा। तो क्लाइमेट अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम उसके साथ अपने आप को अपनी रेजिलियंसी को डेवलप करें। उसके लिए हम कैसे सह्य बने, कैसे उसके लिए हम सहजीविता विकसित कर पाएँ, ये जरूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनोवेशन पर जोर दिया जा रहा है और बहुत सारी नई तरह की फसलों का विकास किया जा रहा है जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस होंगी और जो कि हम प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगी। दूसरा फोकस सरकार, 9 फोकस है सरकार के, 9 फोकस एरियाज हैं सरकार के जिन पर हम लोग बात कर रहे हैं बजट में। तो ये फोकस एरियाज कौन कौन से हैं? पहला हमने बताया कि वो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंसी इन एग्रीकल्चर में हम कैसे प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंसी को बढ़ाएं। दूसरा फोकस कहाँ है? एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। पहला वो अन्नदाता के लिए है, जो हमने बताया कि बजट का थीम क्या है, ज्ञान है, अन्नदाता उसमें है। तो अन्नदाता के लिए क्या है कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी ऑफ क्रॉप डेवलप करें। और दूसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। हम रोजगार की समस्या क्या है, रोजगार के अवसरों का सृजन भी अगर हम करें तो आज के टाइम में सरकार कैसे रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी जो आज की तकनीकी के अनुकूल होंगे। और अगर आपके पास आज की तकनीकी के लिए अनुकूल एजुकेशन नहीं है, आज की तकनीकी के अनुकूल आपके पास स्किल नहीं है, तो कैसे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये जरूरी है कि हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ लोगों के
स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। ये सरकार जब से सत्ता में आई है 2014 से लगातार स्किल डेवलपमेंट के लिए नए नए स्कीम्स ले आ रही है। इस बजट में भी स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। एक समस्या हमारे यहाँ है, वो है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है कि हम जो कुछ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना समान रूप से वितरित हो रहा है बिटवीन द अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स, बिटवीन द हायर क्लास लोअर क्लास, बिटवीन द डिफरेंट कास्ट्स जातियों के बीच में, लैंगिक भेद के, बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स, उड़ीसा को क्या मिल रहा है और केरल को क्या मिल रहा है और महाराष्ट्र को क्या मिल रहा है और नॉर्थ ईस्ट को क्या मिल रहा है। तो सोशल जस्टिस में ये सारी चीजें आएंगी कि हम कैसे ऐसी स्कीम्स ले आएं जिनसे हम सोशल जस्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, सामाजिक न्याय को स्थापित कर सकें। क्योंकि आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य है मानव की संतुष्टि। और अगर हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरे देश के मानवों की संतुष्टि इसका आधार होना चाहिए। तो सोशल जस्टिस को कैसे इंप्रूव किया जाए उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। अगला जो सरकार का कोर एरिया है, अगला सरकार का जो फोकस है चौथा, वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। हम चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें चाइना से कंपटीशन मिलता है अपनी वस्तुओं को बेचने में, हमें अमेरिका से कंपटीशन मिलता है अपनी वस्तुओं को बेचने में। तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वांटिटी इम्प्रूवमेंट, सब कुछ पे हमें जोर देना होगा। और अगर हम तो कहते हैं कि कुछ भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर जाए, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने डोमेस्टिक मार्केट को सैचुरेट कर ले जाएं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था में इस स्तर पे उत्पादन होने लगे कि हम जितना भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है वो सब इंडिया के लोग सारे इंडिया के बनाए हुए मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स यूज करते हैं, ये सिचुएशन हो जाए कि यहाँ पर जो भी आदमी खाना खाता है वो सब इंडिया का है, जो भी कपड़ा पहनता है सब इंडिया का है, जो जूते पहनता है सब इंडिया का है, जो दवाइयाँ खाता है सब इंडिया का है, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है सब इंडिया का है। तो इंडिया से बड़ा मार्केट, दुनिया तो परेशान है मार्केट के लिए, इंडिया से बड़ा मार्केट और कहाँ है? तो इंडिया का प्रोडक्शन सिस्टम हम अगर सेल्फ डिपेंडेंसी पर जोर दें, आत्मनिर्भरता पर जोर दें, तो वो हमारे लिए बहुत सफिशिएंट होगा और हमारी इकोनॉमी को बहुत आगे ले जाएगा। पांचवा जो फोकस है सरकार का, पांचवा जो फोकस है इस बजट का, वो है अर्बन डेवलपमेंट पे, शहरों के विकास पे। शहरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रूरल अर्बन जो पलायन है लोगों का, गांवों से शहरों की ओर जो पलायन है, माइग्रेशन का जो समस्या है, उससे निपटने के लिए क्या करना होगा? आपको अर्बन डेवलपमेंट में फोकस करना होगा। क्योंकि शहरों की स्थिति ये हो गई है कि उनके पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, उन पर जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या का दबाव उस पर बहुत ज़्यादा है। तो उससे निपटने का रास्ता यही है कि लगातार आपको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते रहना होगा। और न सिर्फ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा बल्कि आपको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना होगा, ताकि रूरल अर्बन माइग्रेशन को रोका जा सके। और अगर रूरल अर्बन माइग्रेशन को नहीं रोका जा सकेगा तो ये समस्या फिर पता नहीं कहां तक जाएगी। तो आपको क्या करना होगा? स्मार्ट विलेजेस बनाने होंगे। स्मार्ट सिटीज तो ठीक हैं, स्मार्ट सिटीज तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट सिटीज तभी स्मार्ट रह पाएंगी जब विलेजेस भी स्मार्ट हो जाएंगे। स्मार्ट विलेजेस के बिना स्मार्ट सिटीज को इमेजिन करना ठीक बात नहीं है और कभी रह नहीं पाएगा। जो शहर की स्मार्टनेस है उसका खराब होने का कारण क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर। और वो कहाँ से आ रहा है? गांवों से आ रहा है। क्यों आ रहा है? अच्छी शिक्षा पाने के लिए आ रहा है, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं पाने के लिए आ रहा है, अच्छा लाइफ स्टाइल पाने के लिए आ रहा है, अच्छे सामान खरीदने के लिए आ रहा है। अगर वो चीज़ें गांव में अवेलेबल हो तो अर्बन जो रूरल अर्बन शिफ्टिंग है, रूरल अर्बन माइग्रेशन है, उसमें कमी आएगी और जो शहरों के चैलेंजेस हैं उनसे निपटने में आपको आसानी होगी। छठा जो सरकार का कोर है, सरकार का फोकस है, 9 फोकस बताए मैंने, जिसमें से छठा फोकस क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। बहुत ज़्यादा हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, मशीनों पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है
और बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए हमें ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना होगा। और बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं में जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पर जो हम काम करते हैं उसका तो लिमिटेशन है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। जो कोयले से ऊर्जा बना रहे हैं, जो डीजल से ऊर्जा बना रहे हैं, जो पेट्रोल से ऊर्जा बना रहे हैं, उसका सोर्स तो लिमिटेड है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। आपकी एनर्जी डिमांड बढ़ती जा रही है, एनर्जी बनाने के सोर्सेज घटते जा रहे हैं। आपको क्या करना होगा? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाना होगा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर जाना होगा। और जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनके विकास के लिए सरकार प्रयासरत है और एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार और बहुत सारी स्कीम्स लेकर आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट ही किसी भी इकोनॉमी को आगे ले जा सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट भी हमारे बजट में सातवां कोर फोकस रहा। आठवां जो है हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें हम कैसे रिफॉर्म करें, उसमें और कैसे सुधार करें ताकि उनको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हम में से सारे लोग ये सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी उन समस्याओं का सामना ना करे जिन समस्याओं का सामना हमने अपने जीवन में किया था। यहाँ थोड़ा भूल करता है वो, क्योंकि आपने समस्याओं का सामना किया था इसीलिए आप ऐसे बन पाए। तो आप भी अपने बच्चे को समस्या का सामना करने दीजिए, आपका बच्चा अच्छा बनेगा। अगर आपको, अंग्रेजी में कहावत है कि अगर आपको अपने बच्चे को शिकारी बनाना है तो आप उसे भूखा छोड़ दीजिए, शिकार सिखाना नहीं पड़ेगा आपको। और जब तक आप उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन देते रहेंगे जब तक वो खराब होता रहेगा। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर भी हमारा फोकस है। नवा फोकस हमारा इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे है। नवीकरण, अनुसंधान और विकास, इन चीज़ों पर भी हमारा फोकस है। तो ये 9 फोकस थे हमारे, 9 ऐसे एरियाज थे जहां पर इस बजट का ज़्यादा फोकस है। पहला बात थी एग्रीकल्चर, कृषि, है ना। हमने 9 फोकस एरियाज बताए थे जिनमें पहला जो फोकस का एरिया था वो था कृषि। कृषि को कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, कृषि को कैसे उसकी स्थिति को सुधारना है। एग्रीकल्चर को कोर रखने के पीछे हमने आपको बताया कि आने वाले टाइम में हमारी खाद्य आवश्यकताओं में बदलाव आ रहा है, हमारी खाद्य जरूरतों में बदलाव आ रहा है, हमारी खाद्य आदतों में बदलाव आ रहा है। आने वाला टाइम फास्ट फूड खाने वाले लोगों का है, आने वाला टाइम जो है तेज जल्दी खाना बन जाने वाले लोगों का टाइम है। और ऐसा करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 3 कृषि सुधार बिल लाने का प्रयास किया था। हालांकि उन कृषि सुधार बिलों में कुछ आंतरिक समस्याएं थी जिनके कारण से किसानों ने उसका विरोध किया और अंततः सरकार को उन बिलों को वापस लेना पड़ा, उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन सरकार की मंशा पर अगर हम कोई सवाल ना खड़ा करें, अगर हम सरकार की मंशा पर कोई बात ना करें और उन 3 कृषि बिलों की बात करें कि वो कितना जरूरी है इस देश की इकोनॉमी के लिए, तो बहुत जरूरी है वो। लेकिन उन बिलों में जो व्यवस्था बनाई गई थी वो निश्चित तौर पर किसानों के लिए चिंताजनक थी, जिसके कारण से किसानों ने उसका विरोध किया। लेकिन वैसे सुधार की बहुत ज़रूरत है, खेती में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो एग्रीकल्चर में करने की बात कही गई है बजट में, वो ये कही गई है कि हम डिजिटलाइजेशन पे फोकस करेंगे, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करेंगे और हम रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाएंगे तो फिर सरकार ही बढ़ा सकती है, किसान तो बढ़ा नहीं सकता बेचारा रिसर्च और इनोवेशन, क्योंकि थोड़ा सा खेत है उसके पास। लेकिन अगर यही कारपोरेट स्टाइल में फार्मिंग हो रही होती तो वो खुद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता। तो जो कारपोरेट फार्मिंग के लिए कानून बनाए जा रहे थे वो सब सही थे, बशर्ते कि उनको थोड़ा सा प्रो फार्मर बनाना चाहिए, जबकि वो थोड़ा प्रो कैपिटलिस्ट थे।
तो वो थोड़ा सुधार करने की जरूरत है उसमें। तो इन सारी चीज़ों पर एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिस स्तर पर केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज किया है वो बहुत घातक स्तर है, बहुत घातक है, बहुत बीमारियां बढ़ा रहा है, जिसके कारण से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, जिसके कारण से इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग कमजोर हो रही है, मिट्टी खराब हो रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं। एटमॉस्फेयर दूषित हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है, कंटामिनेशन हो रहा है, जो हमारी फूड चेन है उसमें बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सब का समाधान क्या है? इन सब का समाधान है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हम जोर दें। रिसर्च और इनोवेशन करना बहुत जरूरी है, डिजिटलाइजेशन पे भी काम करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर में इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं जिन पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बात जानने वाली है कि बजट में एलोकेशन कितना किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना पैसा दिया गया है। तो बजट एलोकेशन जो है वो है 1.5 लाख करोड़ रुपए। 2023-24 के यूनियन बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा बजट एलोकेशन है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतना चीज़ें। कैसे वो काम करेंगे? एलोकेशन 1.52 लाख करोड़ का है, ये एलोकेशन कहाँ कहाँ खर्च हो गया, कहाँ कहाँ खर्च होगा? तो जैसे हमने कहा ना कि इनोवेशन के क्षेत्र में, तो रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, फसलों की नई प्रजातियों का विकास किया गया। कितनी? तो इसमें कहा जा रहा है कि द न्यू 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी प्रोवाइड टू द फार्मर्स। किसानों को 109 तरह की प्रजातियां, 109 तरह की नवीन प्रजातियां उपलब्ध करवाई जाएंगी जो 32 फसलों से संबंधित होंगी, जिनमें से हॉर्टिकल्चर और खेत में होने वाली खेती दोनों संबंधित है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागानी खेती, जिसमें हम एक बार पेड़ लगाते हैं और बार बार उसको हम यूज कर पाते हैं, उससे प्रोडक्शन कर पाते हैं। नेचुरल फार्मिंग के लिए सरकार क्या कह रही है इन द नेक्स्ट 2 years 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग। The government will establish 10,000 need-based bio input research centers। हम बायो फर्टिलाइजर डेवलप करने के लिए, बायो पेस्टिसाइड डेवलप करने के लिए, बायो सीड्स डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए नीड बेस्ड 10,000 सेंटर स्टैब्लिश करेगी सरकार। ऐसा कह रही है जहां बायो इनपुट, जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होने वाले इनपुट्स बनाए जाएंगे और 1 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। मतलब कि सरकार धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्रूव कर रही है। अचानक से बायो फार्मिंग, अचानक से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे देने से समस्या हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा केमिकल फार्मिंग है वो जिस स्तर पर प्रोडक्शन दे रहा है उस स्तर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, और उस स्तर पर नहीं दे पाएगा तो अचानक से फूड ग्रेन प्रोडक्शन गिरेगा, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा और हमारी फूड सिक्योरिटी बुरी तरह से प्रभावित होगी। तीसरी बात हमने बताई थी पीछे के स्लाइड में कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा कि गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट विल फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPI in 3 years। द गवर्नमेंट विल इनेबल जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड इन 5 states। तो उसके लिए वो डिजिटलाइजेशन करने का प्लान है सरकार का, जिससे सरकार को अधिकतम, जिससे जनता को आसानी से ऋण मिल सकेगा और उसका डेटा डिजिटलाइज हो सकेगा और थोड़ा इजीली वो अपनी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा, अपने डेटा को एक्सेस कर पाएगा। दूसरा हम 9 फोकस में, दूसरा फोकस हमारा क्या था? 9 जो हमारे केंद्रीय बिंदु थे बजट के, उनमें दूसरा केंद्रीय बिंदु क्या था? एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। ये भी हमारे लिए चैलेंजेबल है, हमारे लिए चैलेंज का मामला है कि हम कैसे जो है
लोगों को रोजगार के लिए उपयुक्त बनाए। तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए सरकार का जो प्लान है वो ये है, गवर्नमेंट ने 1.48 लाख करोड़ रुपए का एक कॉर्पस दिया या एलोकेशन दिया, जो किन किन चीजों पर आधारित है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल को बढ़ाने के लिए सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन दिया है, जिसमें से 4.1 करोड़ युवाओं और को फायदा होगा और लगभग 2 लाख करोड़ आउटले है उसका 4.1 लाख करोड़ के लिए। तो ये हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया था एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग का, उसके लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है, जो कि भारत में रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे और लोगों को रोजगार करने के लायक बनाएंगे। और लोगों को रोजगार के लिए उपयुक्त बनाने के लिए सरकार ने क्या स्कीम चलाई है और क्या क्या करेगी, वो इस स्लाइड में आपको बताया गया है। 1.48 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इट विल इंट्रोड्यूस 5 स्कीम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट 4.1 करोड़ यूथ विद एन आउटले ऑफ रुपीज 2.1 लाख करोड़। 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 5 योजनाएं लॉन्च की जाएंगी और ये पांचों योजनाएं मिलकर 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगी, जिस पर सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। और 3 नई स्कीम, एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विल बी लॉन्च्ड। ऐसी योजनाएं भी प्रारंभ की जाएंगी जिनमें एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए की जा रही हैं। इसमें से स्कीम ABC करके है, आप उनको भी थोड़ा देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजों में क्या क्या स्कीम लागू की जा रही है। स्कीम A जो है, इट विल सपोर्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू 1 मंथ सैलरी फॉर फर्स्ट टाइमर्स एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट टू 210 लाख यूथ। पहला सैलरी क्या होगा, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पहली सैलरी सरकार देगी। तो अगर कोई एम्प्लॉयर है तो वो 1 महीने की सैलरी का इंसेंटिव उसको मिल जाएगा कि वो जिसको भी एम्प्लॉयर जो है जिसको भी एम्प्लॉयड करेगा उसको 1 महीने की सैलरी सरकार देगी। और ऐसा करने से लगभग 210 लाख युवाओं को फायदा होगा। ऐसा 3 स्कीम में से पहली स्कीम है। दूसरी स्कीम क्या कह रही है कि pertains the job creation in manufacturing, it is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers। क्या कह रहा है स्कीम भी कि वो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे 30 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। स्कीम C क्या कह रहा है, ये एम्प्लॉयर फोकस्ड स्कीम होगी, जो रोजगार देने वाला है उसका ख्याल रखा जाएगा। एम्प्लॉयर फोकस्ड स्कीम कवरिंग एडिशनल एम्प्लॉयज इन ऑल सेक्टर्स। द स्कीम्स इज एक्सपेक्टेड टू इंसेंटिवाइज एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ 50 लाख पर्सन्स। ये लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देने में सफल हो पाएगी। तो आपने देखा कि इस तरह से 3 योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार जो एम्प्लॉयमेंट और प्रशिक्षण की कमी है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आगे कह रहा, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर स्किलिंग इन कोलैबोरेशन विद स्टेट्स एंड इंडस्ट्री। एज पार्ट ऑफ द स्कीम 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर 5 ईयर। सरकार ने 5 साल में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने की एक नई योजना शुरू की है, जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। और इसमें स्टेट की भी मदद ली जाएगी और साथ ही साथ इसमें जो इंडस्ट्रीज हैं उनका भी हेल्प लिया जाएगा। तो उद्योगपतियों और राज्यों के सहयोग से इस स्कीम को चलाया जाएगा और इससे लगभग 20 लाख युवाओं को 5 साल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये फायदा होगा, उनको रोजगार के नए अवसर मिलते रहेंगे।
रोजगार में सुविधा होगी। आगे एजुकेशन है, शिक्षा के लिए सरकार क्या करने जा रही है, तो 10 लाख स्टूडेंट को हायर एजुकेशन में लोन प्रोवाइड करेगी। तो द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन जो है वो 10 लाख देगी और हायर एजुकेशन के लिए देगी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले बच्चों को देगी। दूसरा क्या है, ई वाउचर्स फॉर दिस पर्पज विल बी गिवन डायरेक्टली टू 1 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर फॉर एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% ऑफ द लोन अमाउंट। सरकार ई वाउचर देगी, उस ई वाउचर कितने को देगी, डायरेक्टली टू 1 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर, हर साल 1 लाख छात्रों को दिया जाएगा, जिसमें से 3% लोन सबवेंशन की भी स्कीम है, 3% लोन को सबवेंट भी कर दिया जाएगा। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी अपग्रेडेड। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ITI जो हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा। एंड द मॉडल स्किल लोन स्कीम विल बी रिवाइज टू फैसिलिटेट लोन अप टू ₹7.5 लाख, 7.5 लाख तक के लोन देने की सुविधा को रिवाइज किया जाएगा, उसको और बेहतर किया जाएगा। दिस इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प 25,000 स्टूडेंट्स अ ईयर। इससे ये अनुमान है कि लगभग हर साल 25,000 युवाओं को, 25,000 छात्रों को सुविधा मिलेगी। मेडिकल कॉलेज एंड स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस विल बी कंस्ट्रक्टेड इन बिहार। इसमें बिहार को बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए दिल खोल के सरकार ने पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सरकार बजट बनाते समय इस बात का ख्याल रखती है कि कहाँ कहाँ चुनाव होने वाला है। चुनाव जो है सरकार का सबसे कमजोर नस है, इसलिए चुनाव होते रहने चाहिए। जैसे बात होती है ना 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब एक बार ठगा तो फिर 5 साल बाद ही आपको मौका मिलेगा। और ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन ना होके कई बार इलेक्शन होते रहते हैं, इससे जनता को बड़ा बेनिफिट रहता है, बड़ा राहत रहता है। हर साल कहीं ना कहीं चुनाव पड़ते रहता है, तो कहीं पेट्रोल सस्ता हो जाता है, कहीं डीजल सस्ता हो जाता है, कहीं 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, कहीं 1000 रुपये में मिल रहा है, 1100 रुपये में मिल रहा है, किसी राज्य में 500 रुपये में मिल रहा है। तो ये नेता हैं, ये आपको एकदम खाने के लिए लगे हुए हैं, एकदम चूसने के लिए लगे हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहें। और लोकतंत्र एक सतत चलने वाली क्रांति है। जैसे ही इस सतत क्रांति में रुकावट आती है, लोकतंत्र सड़ना शुरू हो जाता है, और लोकतंत्र जब सड़ने लगता है तो फिर वहां से तानाशाही का विकास होता है, फिर वहां से ऑटोक्रेसी का विकास होता है, वहां से डिक्टेटरशिप का विकास होता है, वहां से सब इस तरह की गलत व्यवस्थाएं विकसित होती हैं। तो सतत क्रांति है, लोकतंत्र एक सतत क्रांति है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो ये लगभग 25,000 स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाएगी। और बिहार को मैंने कहा कि स्पेशल सपोर्ट दिया गया है कि बिहार में विशेष मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट कॉलेज खोले जाएंगे। बिहार के लिए सरकार ने दिल खोल के पैसे खर्च किए हैं, और आंध्र प्रदेश के लिए भी दिल खोल के पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि दोनों सरकार के एलाई हैं, और सरकार को डर है कि सरकार जो है होनी चाहिए। डर तो खैर रहना ही चाहिए, डर सच्चा सब झूठा नहीं। महिलाओं के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट भाई, इसको भी देखिए। बजट में क्या कहा सरकार ने महिलाओं के लिए कि क्या करेंगे वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा मुद्दा है ना, भारत में, पूरी दुनिया में मुद्दा है, भारत में थोड़ा ज़्यादा है। भारत की महिलाएं वैसे हैं तो बहुत सशक्त, लेकिन फिर भी कागज पे सशक्तिकरण होते रहना चाहिए। बाकी वास्तव में तो सशक्त महिलाएं ही हैं, अशक्त तो बेचारा पुरुष है, सब जगह वही मार खाता है ना। और पावर में तो महिलाएं ही रहती हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मेजर्स टू फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स सच एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स एंड क्रेच फैसिलिटीज। सरकार ऐसा प्रयास कर रही है जिससे कि वर्किंग हॉस्टल्स ज़्यादा से ज़्यादा बने वुमेन्स के लिए, और बच्चों को पालने के लिए क्रेच बने, ताकि उनको कार्यस्थल पर होने वाली किसी भी असुविधा से
बचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग फोर्स के रूप में महिलाओं को लगाया जा सके। महिलाओं को पूरी तरह से पुरुष बना देने का एक षड्यंत्र चल रहा है पूरी दुनिया में, जिस षड्यंत्र का नाम है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को पुरुष बना दो, हर वो काम उनसे करने के लिए प्रेरित करो जो पुरुष करता है। जबकि अगर सही मायने में सशक्तिकरण किया जाए तो प्रकृति ने स्त्री को अलग और पुरुष को अलग बनाया है और दोनों को अलग अलग उद्देश्यों से सृजित किया है। और हमारा मानना यह है कि सशक्तिकरण के दौरान भगवान द्वारा बनाए गए अंतर को, प्रकृति द्वारा दिए गए अंतर को हमें स्वीकार करना चाहिए और कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए कि पुरुष जो काम करता है वही काम स्त्री करने लगे, तब स्त्री को हम सशक्त माने, नहीं तो सशक्त ना माने। इस पर सरकार को और नीति निर्माताओं को पुनर्विचार करना चाहिए। अदर मेजर्स इंक्लूड वुमेन स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम्स, विशेष स्किलिंग प्रोग्राम एंड प्रमोशन ऑफ मार्केट एक्सेस टू वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंटरप्राइजेज जो हैं, जो वुमेन लेड हैं उनको ज़्यादा मार्केट एक्सेस दिया जाए। और मेजर्स इंक्लूड वुमेन स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम्स, वुमेन स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम चलाए जाए। जैसे कुछ सेक्टर ऐसे हैं ना जहाँ पर महिलाएं बहुत बेहतर काम कर सकती हैं, उन क्षेत्र में महिलाओं को बिल्कुल आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्टर है, जैसे एजुकेशन का सेक्टर है, वो एक बहुत अच्छी भूमिका में आ सकती हैं, तो वहाँ उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फॉर प्रमोशन वुमेन लेड डेवलपमेंट मोर देन 3 लाख करोड़ एलोकेटेड फॉर स्कीम बेनिफिट वुमेन एंड गर्ल्स। महिलाओं और लड़कियों के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उन पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च दिया गया है, जिससे उनका वेलफेयर किया जा सकेगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो सीक्स टू इनकरेज स्टेट्स टू कंसिडर ऑफरिंग अदर स्टाम्प ड्यूटी रेट्स फॉर प्रॉपर्टीज परचेज्ड बाई वुमेन। महिलाओं के द्वारा अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो उसमें एडिशनली कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी का भी, ये भी इस बजट में कहा गया है। ये भी वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है कि स्टाम्प ड्यूटी कम करने के चक्कर में पुरुष महिलाओं के घर पे नाम लिखवाएगा, तो जो पुरुष महिलाओं को घर से निकालते थे अब वो महिलाएं पुरुषों को घर से निकालेंगी। मैंने क्या कहा कि असल में सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में आप दूसरी बीमारी खड़ी कर दें तो ये बीमारी का इलाज नहीं हुआ। स्त्री सशक्तिकरण के क्रम में आप पुरुष अशक्तिकरण कर दे रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। कुछ आने दो 20-50 साल, पुरुष आंदोलन चलाएंगे अपने सशक्तिकरण का, वो धरना देंगे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो पुरुषों को भी अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़नी पड़ेगी 10-20-50 सालों में, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। आगे बात हम लोग करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या कहा है इस बजट में। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या कहा है, एक स्कीम है जिसका नाम है पूर्वोदय। पूर्वोदय मतलब है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन को कैसे हम डेवलप करें। तो अ प्लान फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट। ऑलराउंड डेवलपमेंट का मतलब सभी तरह से ह्यूमन रिसोर्स को या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उस सब चीज़ों को विकसित किया जाए। कहाँ पे? ऑफ द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य शामिल हैं पूर्वोदय में? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य शामिल हैं। इनको कवर किया जाएगा और इनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा ताकि बेहतर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किए जा सकें, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही किसी भी इकोनॉमी के आगे ले जाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन तीनों निर्जीव रिसोर्स हैं। एक यही रिसोर्स है जो इन तीनों रिसोर्सेज की यूटिलिटी को डिसाइड करेगा कि कैसे इनको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज कर पाएँ। दिस विल कवर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू मेक द रीजन एंड इंजन टू अटेन विकसित भारत। विकसित भारत हमारा लक्ष्य है
और विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए हमारा ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप होगा, उसके लिए आपको सब तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, एजुकेशन देना होगा, स्किल डेवलप करना होगा, हेल्थ डेवलप करना होगा, मेडिकल सर्विसेज देनी होगी, तभी एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बन पाएगा। अगर वो शारीरिक रूप से अक्षम है तो बेहतर ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन सकता, मानसिक रूप से अक्षम है बेहतर ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन सकता, किसी भी तरह से है तो बेहतर काम नहीं कर सकता वो। तो जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। तो हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रही है, ये हम इस स्लाइड में जानेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमने कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हमने कहा कि सरकार ने बिहार को एकदम दिल खोल के पैसे दिए हैं, क्योंकि 2025 में बिहार में चुनाव है और चुनाव ही चुनाव है, बाकी सब बेकार है ना। चुनाव ही नेताओं को आपके घुटने पे लाता है। चुनाव 2 चरणों में होता है। पहले चरण में नेताजी आपके चरणों में होते हैं और दूसरे चरण में आप नेताजी के चरणों में होते हैं। तो जितने बार चुनाव करवाइएगा नेताजी उतना बार आपके चरणों में रहेंगे। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन पब्लिक वेलफेयर में सही नहीं है। क्या क्या दिया बिहार को जरा देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, नेमली कौन कौन से, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा इस पर, और 2 लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा एट बक्सर एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 26,000 करोड़ रुपए। तो ये बिहार के लिए स्पेशली है। और जो लोग बीपीएससी का एग्जाम देते हैं बिहार में, किसी और स्टेट, बिहार स्टेट की किसी और परीक्षा का एग्जाम देते हैं, उनको तो जरूर से जरूर इसको रट के रखना है कि बजट में कौन कौन से रोड स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, सरकार ने कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च करने की बात कही है, और कहाँ कहाँ नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, किसको कनेक्ट किया जा रहा है, कहाँ पे ब्रिज बन रहा है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने कहा कि अगर राज्यों की बात करें तो दूसरा सबसे अधिक लाभ पाने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। क्योंकि यहाँ के भी जो पॉलिटिकल जो यहाँ की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एलाई है। तो कैसे है, उनको भी क्या दिया गया, तो स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ₹15,000 करोड़ अरेंज्ड विद एडिशनल अमाउंट ऑफ फ्यूचर ईयर्स। 15,000 करोड़ रुपए अरेंज किए जाएंगे और भविष्य में और भी पैसे खर्च किए जाएंगे। और खास तौर से अमरावती के लिए एक स्पेशल पैकेज सरकार ने दिया है, फुल कमिटेड टू फाइनेंसिंग एंड अर्ली कंप्लीशन ऑफ द पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है, जिसको सरकार चाह रही है कि बहुत जल्दी से जल्दी इसको हम कंप्लीट कर लें। तो इसके कंपाइलेशन, इसके कंप्लीशन पर जोर दे रही है। फंड्स विल बी प्रोवाइडेड टू एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, पावर, रेलवेज एंड रोड्स इन उपरथी नोड ऑन द विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ओवरकल नोड ऑन हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नए बनाए जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में? विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और दूसरा है हैदराबाद और बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये बनाए जा रहे हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि बजट 2024-25 में इनके लिए आंध्र प्रदेश सरकार को विशेष पैकेज की बात कही गई है। अगली चीज जो बजट में महत्वपूर्ण है उस पे आते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये
ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के चलाया जा रहा है, टू बी लॉन्च्ड फॉर इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। जिन क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या या जिन जिलों में जनजातीय जनसंख्या की अधिकता है, उन सब क्षेत्रों में इस तरह का स्कीम बनाया जाएगा जिससे कि जनजातियों का विकास किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या किया जा रहा है, मोर देन 100 ब्रांचेज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में खोले जाने का प्रस्ताव भी इस बजट में लाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में हम क्या करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 ब्रांचेज खोलेंगे। मैन्युफैक्चर, अगला जो हमारा कोर एरिया था, 9 कोर एरियाज थे, 9 फोकस एरियाज थे, जिनमें से अगला फोकस एरिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज था, जिसमें सरकार ने क्या कहा है, फॉर्मुलेशन ऑफ पैकेज कवरिंग फाइनेंसिंग रेगुलेटरी चेंजेस एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फॉर MSMEs टू हेल्प देम ग्रो एंड ऑल्सो कम्पीट ग्लोबली। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। MSME जो हैं वो इस देश के विकास का इंजन हो सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन का स्तर उनका अच्छा होता है, उनमें जो कैपिटल और एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, इन्वेस्टेड कैपिटल और जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट के बीच का जो रेशियो है वो बड़े उद्योगों की तुलना में ज़्यादा है। इससे औद्योगिक विकेंद्रीकरण हो जाएगा, इससे सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन बदलेगी, इससे अर्बन रूरल अर्बन पलायन रुकेगा। बहुत सारे फायदे होने वाले हैं MSME से, इसलिए सरकार को MSMEs के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और करना चाहिए, बहुत आगे इसको डेवलप करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि MSMEs को ज़्यादा एम्पावर किया जा सके। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs in the manufacturing sector for the purchase of machinery and equipment without collateral or third party guarantee, and a separately constituted self financing guarantee fund to provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees। तो इस पर भी सरकार काम कर रही है, क्योंकि MSMEs का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके पास क्रेडिट नहीं होता है, काम करने के लिए भी नहीं होता है, वर्किंग कैपिटल नहीं होती है, वर्किंग कैपिटल के अलावा उनको जब कुछ इस्टेब्लिश करना होता है तो उसके लिए भी कैपिटल नहीं होती है, और लैक ऑफ कैपिटल के कारण से वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाना MSMEs के लिए बहुत जिम्मेदारी वाला काम है और बहुत ज़रूरी काम है। सरकार ने इसके लिए इस तरह के प्रयास किए हैं जिससे कि बढ़ सके, ये क्रेडिट की समस्या ख़त्म की जा सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्रेडिट की समस्या को खत्म किया जा सके। न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर MSME क्रेडिट। MSME क्रेडिट के लिए नए तरह का असेसमेंट मॉडल लागू किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल बिल्ड देयर इन हाउस कैपेबिलिटी टू असेस MSMEs फॉर क्रेडिट इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल असेसमेंट। खुद से असेसमेंट करें, एक्सटर्नल असेसमेंट के भरोसे उनका लोन नहीं करें। दूसरा क्या है, क्रेडिट सपोर्ट टू MSME ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। किसी भी स्ट्रेस पीरियड के दौरान, जैसे अभी कोरोना था या इस तरह का, मान लीजिए कोरोना था तो सभी को स्ट्रेस था, लेकिन मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर MSME स्ट्रेस में है, स्ट्रेस का मतलब कि उसके पास कैपिटल नहीं है, वो अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रही है, किसी तरह का कोई समस्या है उसको, तो उसके लिए क्या किया गया है, बीइंग इन द स्पेशल मेंशन अकाउंट्स SMA स्टेज ऑफ रीजन्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल, MSMEs नीड क्रेडिट टू कंटिन्यू देयर बिजनेसेस एंड टू अवॉइड गेटिंग इनटू NPA स्टेज। तो NPA भी बैंकों का ना बढ़े, और इसके लिए ये जरूरी है। फॉर दोज एंटरप्रेन्योर्स हु हैव अवेल्ड द सक्सेसफुल्ली repaid previous loans under the Tarun category, the limit of Mudra loans will be enhanced to rupees 20 lakh from the current rupee 10 lakh। जिन लोगों ने तरुण लोन लिया था, तरुण कैटेगरी का लोन लिया था और सही टाइम पे वापस कर दिया है, उनके लिए जो मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख थी उसको बढ़ाकर अब 20 लाख कर दी जाएगी इस बजट में।
तो इससे भी एमएसएमईज को फायदा मिलेगा, ये फायदा भी एमएसएमई आगे आएंगी। रिडक्शन ऑफ द टर्नओवर थ्रेशहोल्ड ऑफ बायर्स फॉर द मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ₹500 करोड़ टू ₹250 करोड़। जो भारत सरकार का ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है उस पर अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए जो बायर का टर्नओवर होना चाहिए था 500 करोड़, उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया है 250 करोड़। तो 250 करोड़ के टर्नओवर वाले भी इसमें अब रजिस्टर हो सकते हैं। सिडबी विल ओपन न्यू ब्रांचेज टू एक्सपेंड द रीच टू सर्व ऑल मेजर एमएसएमईज क्लस्टर विद इन 3 years एंड प्रोवाइड डायरेक्ट क्रेडिट टू देम। सिडबी क्या करेगी, अपने ब्रांचेज उन हिस्सों में खोलेगी जहां एमएसएमई क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं ताकि आसानी से उनको ऋण उपलब्ध करवाया जा सके। तो आपने देखा कि क्रेडिट फ्लो को मेंटेन करने के लिए एमएसएमईज में वित्त व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं और इससे उनके सबसे बड़े संकट से निपटने में मदद मिलेगी। आगे सरकार क्या कह रही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स एंड सेटिंग अप 100 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब्स एंड NABL एक्रीडेशन विल बी फैसिलिटेटेड। जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, खाना बनाने वाली कंपनीज हैं, पापड़, चिप्स, अचार, ये सब बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको और तेजी से ग्रो करने के लिए सुविधा मिले, इसके लिए सरकार इस तरह की व्यवस्था कर रही है। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब विल बी सेटअप इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल टू इनेबल MSMEs एंड ट्रेडिशनल आर्टिजन्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट। जो देसी स्थानीय उत्पादक हैं, स्थानीय दस्तकार हैं, जो स्थानीय कलाकार हैं, उनकी वस्तुएं कैसे इंटरनेशनल मार्केट में बिक सकें और जो MSMEs हैं उनके उत्पाद कैसे इंटरनेशनल मार्केट में बिक सकें, इसके लिए सरकार जो है ई कॉमर्स को बढ़ावा देगी और ई कॉमर्स से उन लोगों को जोड़ा जाएगा। फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सरकार क्या कर रही है, इसके लिए सरकार कर रही है इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनीज फॉर 1 करोड़ यूथ इन 5 years। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के भीतर 500 टॉप कंपनियों में एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग दिया जाएगा। कंपनीज विल बी एक्सपेक्टेड टू बेयर द ट्रेनिंग कॉस्ट एंड 10% ऑफ द इंटर्नशिप कॉस्ट फ्रॉम देयर CSR फंड। कंपनियों को CSR पे 2% खर्च करना ही होता है और ये CSR जो है इसको हम क्या कहते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जो सरकार जो कंपनियों को खर्च करने के लिए कानून बनाया गया है उसी खर्च को वो उसमें सरकार जोड़ेगी ताकि कहे, और जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग मिल सकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में नए एंटरप्रेन्योर्स बन पाएंगे। तो ये सरकार कर रही है लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड पे इंडस्ट्रियल पार्क्स with complete infrastructure in or near 100 cities। 100 शहरों में प्लग एंड पे मॉडल पे, मतलब सरकार सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगी। आपको मान लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलनी है, मान लीजिए कि आप कोई एक ऐसी फैक्ट्री खोलते हैं जिसमें आप जैम बनाना चाहते हैं, तो जैम बनाने के लिए आपको स्टोरेज चाहिए, आपको ब्रांडिंग के लिए, लेबलिंग के लिए बहुत सारी मशीनरी लगानी पड़ेगी। ये क्या करेंगे, सब कुछ लगा के आपको देंगे, किराया लेंगे उसका, सब कुछ लगा के देंगे। प्लग एंड पे है, आप जाइए प्लग करिए पे करिए। तो प्लग एंड पे मॉडल पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे जिसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसा 100 शहरों में बनाए जाएंगे, स्टेट्स एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर बनाए जाएंगे। ऑल्सो लुक एट नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम पर भी बल दिया जा रहा है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये भी सरकार कर रही है। तो ये सारे काम सरकार क्यों कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके।
रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मेटरी टाइप अकोमोडेशन। डॉर्मेटरी मतलब कि एक साथ कई लोगों को सोने की जगह होती है वो, तो रेंटल हाउसिंग विद डॉर्मेटरी टाइप अकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, औद्योगिक श्रमिकों के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि उनका लिविंग कॉस्ट कम आए और कम मजदूरी पर काम करना संभव हो पाए, या जो उन पर उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम किया जा सके। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन प्रपोज्ड इन द एरियाज ऑफ क्रेडिट, ई कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड जस्टिस, लॉजिस्टिक, एमएसएमई, सर्विस डिलीवरी एंड अर्बन गवर्नेंस। इनके लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन डेवलप किया जाएगा जो किन किन चीजों को ध्यान देगा, क्रेडिट पर, ई कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, न्याय, लॉजिस्टिक, एमएसएमई, सेवा सुविधा, और जो दूसरा अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है उन सब पर काम करने के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप किया जाने का योजना इस बजट में बनाई गई है। अगला जो प्रोविजन है बजट में, क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड ओवरसीज एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स असेट्स टू बी सेटअप। ऐसे असेट बनाए जाएंगे, ऐसे उद्योग बनाए जाएंगे जिनसे क्रिटिकल मिनरल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सके। द सर्विस ऑफ द सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कारपोरेट एग्जिट विल बी एक्सटेंडेड, उसको बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट विल बी लॉन्च द ऑक्शन ऑफ द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ ऑफशोर ब्लॉक फॉर माइनिंग। ऑफशोर माइनिंग के लिए सरकार क्या करेगी, ऑक्शनिंग करेगी। एंड इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर आईबीसी इकोसिस्टम विल बी सेटअप। इकोसिस्टम और जरूरी पॉइंट है, इसलिए इकोसिस्टम को बनाए रखते हुए कैसे हम मिनरल्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए सरकार जो है आईबीसी इकोसिस्टम डेवलप करेगी। अप्रोप्रिएट चेंजेस टू आईबीसी रिफॉर्म फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल्स विल बी इनिशिएटेड टू स्पीड अप द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशंस। इंसॉल्वेंसी के जो रिजोल्यूशंस हैं उनको जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए, उन पर जल्दी से जल्दी निर्णय बनाने के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी, ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे। अब हम चलते हैं बजट के अगले जो कोर एरियाज थे, 9 कोर एरियाज थे, उसमें से एक कोर एरिया था अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास में कहाँ सरकार को क्या क्या कदम ले रही है, फिर आगे इन पर हम बात करेंगे। तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए सरकार का जो झुकाव है वो 4 मुद्दों पे है। पहला योजना क्या है, पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। जो पीएम आवास योजना है वो उसके 2 है, पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम आवास योजना शहरी। तो शहरी पीएम आवास योजना 2.0 को और आगे बढ़ाया जाएगा। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इस पर सरकार शहरों के विकास में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की समस्या के समाधान के लिए भी काम कर रही है, और कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके इस पर लगातार सरकार कार्यरत है। और अगली चीज़ जो है वो है स्ट्रीट मार्केट्स। जो स्ट्रीट मार्केट्स हैं उनको रेगुलेट किया जाना और उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना, उनके कारण से जो मार्ग में अवरोध की समस्या होती है उसको समाप्त करना, वेंडिंग्स के लिए एरियाज बनाना, वो सब इसमें है। और शहरों में प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में क्या बदलाव किए गए हैं वो हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट में ये 4 पहलू हैं, चारों को जरा समझते हैं कि आगे इनके लिए क्या कर रही है सरकार। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 ये क्या करेगी, 1 करोड़ शहरी गरीबों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को घर देगी, जिसमें सरकार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो 10 लाख करोड़ रुपए के खर्च के साथ सरकार क्या कर रही है, कितने लोगों को घर दे रही है, 1 करोड़ शहरी गरीबों को घर दे रही है। दिस विल इंटेल सेंट्रल एड ऑफ 2.2 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल में 2.2 लाख करोड़ रुपए सरकार देगी। A mechanism for interest subsidy to promote loans at affordable rates is also planned।
ये भी योजना में शामिल है कि जो लोग अपना घर स्वयं बना रहे हैं उनको घर बनाने के लिए अफोर्डेबल रेट पर लोन दिया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपना घर हो सके। इन एडिशनल लॉज एंड रेगुलेशंस विल बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट्स विद इंक्रीज्ड सप्लाई। जो रेंटल हाउसेज हैं उन पर भी एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई जाने की ज़रूरत है, उस पर भी सरकार आगे अपनी पॉलिसी में काम करेगी। दूसरा पहलू था वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। इसमें सरकार क्या करेगी? इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स विल प्रमोट वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर 100 मेजर सिटीज। 100 महत्वपूर्ण शहरों में राज्य सरकारों के साथ कोलैबोरेशन करके ये चीज़ों पर काम करेगी सरकार, जिसमें जो है वाटर सप्लाई है, सीवेज ट्रीटमेंट है एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट हैं। थ्रू बैंकेबल इनिशिएटिव, दीज इनिशिएटिव विल ऑल्सो इंक्लूड द यूज ऑफ ट्रीटेड वाटर फॉर इरिगेशन एंड फिलिंग ऑफ टैंक्स इन सराउंडिंग लोकेलिटीज। ये जो पानी है इसका पेयजल के तौर पे प्रयोग किया जाएगा, अगल बगल के टैंक्स को भरने में काम किया जाएगा, सिंचाई में काम किया जाएगा। स्ट्रीट मार्केट के लिए तीसरा स्टेप था स्ट्रीट मार्केट। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? द सक्सेस ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम अल्टर्ड द लाइव्स ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। द गवर्नमेंट प्लान्स टू असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 100 वीकली हार्ट्स एंड स्ट्रीट फूड हब्स फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो इस तरह से 5 सालों में बहुत सारे फूडिंग हब्स बनाए जाएंगे और 100 से ज़्यादा वीकली जो हाट होते हैं, साप्ताहिक हाट होते हैं, हाट बाजार जानते हैं ना, सप्ताह में एक दिन, जैसे मंगलवार को, बुधवार को, सोमवार को, इस तरह से जो साप्ताहिक हाट होते हैं उनको डेवलप करेगी सरकार। पीएम स्वनिधि योजना का मतलब है वो अपना वेंडिंग के लिए, ठेला वेला लगाने के लिए सरकार 10,000 रुपये का पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण दिया जाता है। तो उससे बहुत सारा फायदा होता है लोगों को, जो खासतौर से वो ठेला खोमचा लगाने वाले लोग हैं उनको लाभ होता है। तो इस तरह की स्कीम है स्ट्रीट मार्केट को इम्प्रूव करने की। वीकली मार्केट 100 के ऊपर बनाए जाने वाले हैं 5 सालों में, और बहुत सारे फूडिंग हब्स बनाए जाने वाले हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा आप मॉल में जाते हैं तो फूड कोर्ट मिलता है। फूड कोर्ट क्या है? फूडिंग हब है। मॉल में सबसे ऊपरी तल्ले पर जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जितने बड़े ब्रांड हैं उस शहर के, खाना बनाने वाले, खाना बेचने वाले, सबके वहाँ पर आउटलेट खुले होते हैं और आप वहाँ जाकर खाना खा सकते हैं। तो वो एक उसको इन जनरल लोग फूड कोर्ट बोल देते हैं। तो फूड कोर्ट जैसा ही फूड हब भी बनाया जा सकता है, जहाँ पर जो स्ट्रीट फूड है वो मिलेगा। पानी बतासे मिलेंगे, गोलगप्पे मिलेंगे, चाट मिलेगा, तरह तरह का, और जो झालमुरी होता है, और तमाम चीज़ें होती हैं, चाउमीन और ये सब वो सब। तो उनके लिए एक फूडिंग हब बनाया जा सकता है। स्टाम्प ड्यूटी चौथा पॉइंट था। स्टाम्प ड्यूटी पे सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि द स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड टू कंटिन्यू टू चार्ज हाई स्टाम्प ड्यूटी टू मॉडरेट रेट्स फॉर ऑल एज वेल एज कंसीडर फर्दर लोअरिंग चार्जेस फॉर प्रॉपर्टीज परचेज्ड बाई वुमेन। महिलाओं के द्वारा जो संपत्ति खरीदी जाएगी उस पर और कम चार्ज लिया जाएगा। इट विल फॉर्म एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स। जो शहरों में विकास की योजनाएं हैं, शहरी विकास की योजनाएं हैं, उनमें से जो आवास की योजना है वो स्टाम्प ड्यूटी कम करने से थोड़ा लोगों को फ़ायदा हो जाएगा आसानी से घर खरीदने में। 2 फायदा होगा इससे। एक तो स्त्री सशक्तिकरण को बल मिलेगा और दूसरा फायदा ये होगा कि लोगों को जल्दी से घर मिल जाएगा। तो ये 2 फायदे हो जाएंगे। अब आते हैं एनर्जी सिक्योरिटी पे, ऊर्जा सुरक्षा पे। हम पीछे बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि योजना में पूरे बजट में 9 बिंदुओं पर फोकस किया गया है, तो उसमें एक फोकस पॉइंट एनर्जी सिक्योरिटी भी था। तो एनर्जी सिक्योरिटी में कहाँ कहाँ काम कर रही है सरकार? सबसे पहले तो
न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में काम करेगी। हालांकि करेगी क्या, कर रही है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। द गवर्नमेंट विल पार्टनर विद द प्राइवेट सेक्टर फॉर व्हाट, फॉर न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है इस तरह का काम करेगी और 3 बिंदुओं पर काम करेगी। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने के लिए 3 बिंदुओं पर सरकार काम करेगी। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रही है। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या क्या करेगी, 3 काम करेगी। पहला काम क्या है, रिसर्च, पहला काम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। मॉड्यूलर कैसे बनाए जाएं, छोटे छोटे रिएक्टर्स कैसे बनाए जाएं। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नई तकनीकी का विकास किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में थोरियम का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन पाया जाता है, मोनाजाइट का डिपोजिशन पाया जाता है, मोनाजाइट थोरियम होता है। तो अगर हम थोरियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अभी हम जो बिजली बनाते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाते हैं, उसमें U92U238 यूज करते हैं, जबकि यूरेनियम, शुद्ध यूरेनियम यूज करते हैं। तो हमारे जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं वो शुद्ध यूरेनियम यूज करते हैं और साथ साथ कच्चे यूरेनियम को प्रोसेस भी करते हैं। लेकिन हमने आगे आने वाले टाइम में हाई टेम्परेचर रिएक्टर को भी इमेजिन किया है, और अगर उधर हमारी रिसर्च जाती है और ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएं जिनमें थोरियम का यूज किया जा सके, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे पास उसके लिए सफिशिएंट संसाधन भी है। तीसरा स्टेप क्या है, सेटिंग अप भारत स्मॉल रिएक्टर्स। भारत स्मॉल रिएक्टर्स को लगाया जाए और उसको ऑपरेट किया जाए। तो ये सारे काम किए जा रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार सोलर एनर्जी, हमने आपको पहले भी बोला कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ही अल्टीमेट रास्ता है हमारे पास, जिससे कि हम ये कर पाएंगे कि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं। अगर हमको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें अंततः नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाना ही पड़ेगा। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में एक सोर्स है जिसे हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। और सोलर एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे इजीली अवेलेबल है। तो सोलर पावर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है प्रधानमंत्री की। सोलर पावर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है उसमें क्या होगा, इन अकॉर्डेंस विद डिक्लेरेशन इन द इंटरिम बजट, द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हैज बिगन टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट्स allowing 1 crore homes to get free power for up to 300 units per month। वैसे तो नियम कई राज्यों में ऐसे भी हैं कि आप अगर चाहें तो अपने घर के छत पे ये लगा सकते हैं जो सोलर पैनल है, और जितनी एनर्जी आप सोलर पैनल से बनाएंगे उतना एनर्जी सरकार को दे के उस पर आप छूट पा सकते हैं। तो ये मुफ्त बिजली योजना है। आगे आप जानते रहिएगा इस बात को भी कि इसको इस बजट में और इम्प्रूव करने के लिए कहा गया है। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी है तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अ strategy will be developed to promote pumped storage project for electricity storage and the facilitate the smooth integration of renewable energy, increasing share now withstanding its variable and intermittent character into the overall energy mix।
तो पम्प्ड एनर्जी स्टोरेज को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार इस बजट में प्रावधान कर रही है। दूसरा है बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दूसरा स्कीम है एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स। ये ज्वाइंट वेंचर है एनटीपीसी और भेल के। हैज कंप्लीटेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल AUSC अल्ट्रा एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट रिजल्टिंग इज इन अ फुल स्केल 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट्स। तो 800 मेगावाट के कमर्शियल प्लांट्स बनाए जाएंगे और वो इस पर आधारित होंगे। एडिशनली द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस कैपेसिटी फॉर प्रोड्यूसिंग हाई ग्रेड स्टील्स एंड अदर एडवांस्ड मेटलर्जी मटेरियल्स फॉर दीज प्लांट्स विल प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट। इनको लगाने के लिए जो इस तरह के प्लांट्स और वो मशीनरीज खरीदी जाएंगी उनमें बहुत सारी तरह की सरकार छूट देगी और ये आगे काम करेंगे, बहुत सारी बिजली बनाएंगे। रोड मैप फॉर हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज के लिए है, इंडस्ट्रीज की एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एनर्जी की कमी से इंडस्ट्रीज में समस्या होती है सिकनेस की। और दूसरा है सपोर्ट टू ट्रेडिशनल माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे MSMEs को करने के लिए। तो एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट ऑफ ट्रेडिशनल micro and small enterprises such as brass and ceramic will be supported and financial assistance will be provided to transition them to cleaner type of energy and install energy efficiency measures. The strategy will be reproduce the another 100 clusters in the following phases. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अगली बात है, हमने जब वो 9 बातों में एक अगली बात है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने 11,111 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन दिया है। 11,111 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन सरकार ने दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर विच वुड 3.4% ऑफ द GDP, जो कि GDP का 3.4% है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार कितना ज़्यादा खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में यही इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। क्या क्या कर रही है इसमें? PMGSY है, पहले से ही चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए तो लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी 25,000 रूरल हैबिटेशंस। दूसरा है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में द गवर्नमेंट थ्रू द एक्सेलरेट इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम एंड अदर सोर्सेज विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स with an estimated cost of 11,500 crore such as Kosi Mechi intrastate link and 20 other ongoing new schemes। इन पर सरकार जो है इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट के लिए कर रही है। टूरिज्म के लिए बिहार में गया जिले में विष्णुपद टेम्पल है, उसको डेवलप कर रही है। वहीं पे महाबोधि टेम्पल है, उसको डेवलप कर रही है बोधगया में, बिहार में। और विल बी डेवलप्ड कैसे? ऑन द लाइन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जिस तरह से बनाया गया है उस तरह से इसको भी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इससे क्या है? इससे रिलीजियस टूरिज्म थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फॉर राजगीर बिहार। बिहार में राजगीर और नालंदा को बहुत ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, इनको इंटरनेशनल साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ का दौरा भी किया था और नालंदा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल इनागुरेशन भी किया था। और चूँकि हमने पहले ही बताया कि बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार में बहार है। बिहार में बहार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार जी ने जितना बेहतरीन काम किया है बिहार में, वो निश्चित तौर पर बहुत काबिल तारीफ है। और सरकार, केंद्र सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो पैसे दे रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो नीतीश कुमार की ही
सफलता है, नीतीश कुमार के ही प्रयासों का परिणाम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट बिहार को दे रही है और इस तरह से वो बिहार को डेवलप करने का प्रयास कर रही है। जितना सड़कें नीतीश कुमार के शासनकाल में बनी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हुआ, जितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस हुआ, का कोई जवाब नहीं है बिहार में। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। उड़ीसा को भी दिया जाएगा, असिस्टेंट डेवलपमेंट द इम्पोर्ट डेस्टिनेशन इन ओडिशा बिल प्रोवाइडेड। तो बिहार में नालंदा और राजगीर में रहने वाले लोग खुश हो जाएं कि उनके ज़िले का बहुत तेज़ी से कायापलट होने वाला है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा कि एक 7वां या 8वां पिलर था, जो 9 पिलर हमने बताए थे बजट के, उसमें से अगला पिलर जो है वो इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या क्या काम किए जा रहे हैं वो इसमें आपको बताया गया है। तो क्या क्या है, बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप, इसमें क्या कर रही है, ऑपरेशनलाइज द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड एंड बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। स्पेस इकोनॉमी को डेवलप करने का काम कर रही है। स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना ज़्यादा बेहतर बनाएगी 10 सालों में, 5 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल बनाएगी आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में। डिसाइडेड टू सेटअप अ वेंचर कैपिटल फंड फॉर 1000 करोड़ रुपये, जिससे हम स्पेस इकोनॉमी को और ज़्यादा बड़ा कर सकें और ज़्यादा मजबूत कर सकें। ऐसा सरकार का प्रयास है बजट 2024-25 के अंतर्गत। हमने फिर एक बात बताई थी आपको कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में क्या कर रहे हैं, तरह तरह के नए जनरेशन का अगले जनरेशन रिफॉर्म हो रहे हैं, जैसे रूरल अर्बन लैंड रिलेटेड रिफॉर्म। इसमें क्या करेंगे, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाएंगे, है ना। तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये भू आधार एक तरह का हो जाएगा कि कौन सी ज़मीन किसकी नाम की है, उसका ज़्यादा बेहतर लेखा जोखा हो पाएगा। जैसे एक समस्या ये है कि ज़मीन किसी और के नाम पे है, बेच कोई और देता है, खरीद कोई और लेता है, बड़ा उल्टा पुल्टा घपला घोटाला चलता रहता है ज़मीन में। तो उसको कम करने के लिए है डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप्स, जो भी मैपिंग है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन्स एज पर करेंट ओनरशिप, अभी की ओनरशिप के अनुसार ज़मीनों का फिर से डिवीजन किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री, उसका किया जाएगा। लिंकिंग टू द फार्मर्स रजिस्ट्री, लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटाइज विद जीआईएस मैपिंग। जीआईएस मैपिंग का प्रयोग करके उनको कौन किसके नाम पर ज़मीन है, कौन किसके नाम पे घर है, उसको डिजिटाइज किया जाएगा। कुछ और रिफॉर्म्स हैं, जैसे लेबर रिलेटेड रिफॉर्म है, अ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन ऑफ ई श्रम पोर्टल, इसको और दूसरे श्रम पोर्टल से भी जोड़ा जाए, दूसरे पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा ताकि इजिली आपको रोजगार ढूंढने में आसानी हो सके। अदर पोर्टल्स विल फैसिलिटेट टू वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा, इससे एक ही जगह पे जाके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। श्रम सुविधा एवं समाधान पोर्टल विल बी रिवाइम्ड द इन्हांस ईज ऑफ कंप्लाइंसेज इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जो कंप्लाइंसेज हैं जो उनके लिए समाधान पोर्टल बनाया जाएगा जो आसान करेगा इन पूरी चीज़ों को। टैक्सोनॉमी विल बी डेवलप फॉर क्लाइमेट फाइनेंस टू इन्हांस द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन, जलवायु के समस्या से निपटने के लिए टैक्सोनॉमी में चेंज किया जाएगा और जो है क्लाइमेट एडॉप्शन और मिटिगेशन पर बल देगी सरकार। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, क्लास थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन चूंकि बजट है तो दिन भर लगता है, बजट बहस करने में पेश होने में महीनों लगता है, तो हम लोग 1-1.5 घंटा का समय तो दे ही सकते हैं बजट पे, है ना। और ये आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में बहुत ज़रूरी होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, इसके लिए क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट विल बी सिंप्लीफाइड टू व्हाट, सिंप्लीफाइड टू फैसिलिटेट एफडीआई को ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों में सुधार किया जाएगा। प्रायोरिटाइजेशन, इसके लिए भी नियमों में सुधार किया जाएगा। प्रमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजिंग इंडियन रूपी एंड करेंसी फॉर द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, इसमें भी सुधार किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी डिमांड को, इंडियन रूपी की डिमांड को बढ़ाया जा सके।
ये सारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। अ प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर माइनर्स विल बी स्टार्टेड, वात्सल्य नाम से। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मैच्योरिटी द प्लान कैन बी कन्वर्टेड सीमलेसली इनटू नॉर्मल एनपीएस अकाउंट। वो अपने आप नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में चेंज हो जाएगा मैच्योरिटी से जाने के बाद। बेस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आसान कर रही है सरकार, ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को आगे बढ़ाया जा सके। द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन जन विश्वास बिल 2.0 टू इन्हांस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टेट्स विल ऑल्सो बी इंसेंटिवाइज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान्स एंड डिजिटलाइजेशन। ऐसी स्थितियों का हम निर्माण करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना व्यवसाय करने में आसानी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे बढ़ सके। न्यू पेंशन स्कीम भी इसमें सुधार की बात की गई है। द कमेटी टू रिव्यू द एनपीएस हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन इट्स वर्क। अ सोल्यूशन विल बी इवॉल्व्ड व्हिच एड्रेसेज द रेलिवेंट इश्यूज व्हाइल मेंटेनिंग फिस्कल प्रूडेंस to protect the common citizens। तो ऐसा कर रही है सरकार। ये सब तो छोटे छोटे सुधार हैं जो हमें आपको बताने थे। टैक्स रिलेटेड प्रपोजल्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और सिंप्लीफाइंग न्यू टैक्स रिजीम। और बाद इन द न्यू टैक्स रिजीम द टैक्स रेट स्ट्रक्चर्ड एज प्रपोज टू द रिवाइज्ड। 0 से 3 लाख कोई फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो है उसमें जो व्यवस्था है, 0 से 3 लाख पे कोई नहीं है, 3 से 7 लाख पे 5% है, 7 से 10 लाख पे 10% है, 10 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20% और 15 लाख से ऊपर 30% है। बहुत ज़्यादा टैक्स है भारत में। 30% से ऊपर तो लगाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर ज़्यादा कर दोगे। अब अगर आपकी इनकम का 30% से ऊपर सरकार ही ले लेगी तो आप काहे जाएंगे कमाने के लिए? तो आप सोचेंगे कि क्या फ़ायदा है कमाने का। तो इसलिए सरकार को 30% से ऊपर नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन एकदम मैक्सिमम लिमिट पे सरकार ले गई। जैसे इंटरनेशनल पैरामीटर ये है कि 30% वो रेट है जहां तक लोग कमाने की इच्छा रखते हैं। 30% से ऊपर डायरेक्ट टैक्स जाने पर लोग कमाने की इच्छा छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो है सरकार को यहाँ रुक जाना चाहिए। 30% रुकी हुई भी है, लेकिन 30% से कम ही होना चाहिए। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था कि 0 से 2.5 लाख तक नील था, जबकि अब क्या हो गया, 0 से 3 लाख तक नील हो गया है। पहले 2.5 से 5 लाख तक 5% था, अब 3 से 7 लाख तक 5% है। तो आप देख रहे हैं कि छूट मिल रही है। 7 से 10 लाख तक 10% था, पहले 5 से ही 10 लाख तक 10% था। तो अगर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो 75,000 रुपये की बचत आएगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये स्लैब याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये जो है सूचना है, ये सब बड़ा इंफॉर्मेटिव है, बस आप पढ़ लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced Comprehensive Review of Income Tax Act 1961. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigations, thereby providing tax certainty to the taxpayers. जैसे जब भी हम टैक्स लगाते हैं ना, तो उसमें कई तरह के हम कैनन्स का पालन करते हैं। उनमें से एक कैनन होता है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। अगर हम कोई भी टैक्स सरकार लगाती है और कैनन ऑफ कन्वीनियंस का पालन नहीं करता है, कॉम्प्लिकेटेड है वो और सही से काम नहीं करता है या सही से समझ में नहीं आता है, तो वो कैनन ऑफ कन्वीनियंस का पालन नहीं कर रहा है। और कैनन ऑफ कन्वीनियंस नहीं है तो फिर लोग उसको अवॉइड करने लगेंगे, उसे सरकार को घाटा होगा। तो इसलिए उसको रिव्यू करने की बात कही जा रही है। इट इज़ प्रपोज टू बी completed in 6 months, 6 महीने में पूरा किया जाएगा।
A beginning is being made in the finance bill by simplifying the tax regime for charities, TDS rate structure, provisions for reassessment and search provisions and capital gain taxation. इन सब में जो भी चेंज किया जाएगा वो किया जाएगा, जो भी इसमें बदलाव किया जाएगा वो जब इसमें होगा तो आपको पता चलेगा। एंजल टैक्स एबॉलिश कर दिया गया है ना, पहले लग रहा था। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंसेस द एबॉलिशमेंट ऑफ एंजल टैक्स ऑन इन्वेस्टर्स इन इंडिया इन अ बिड टू बूस्ट स्टार्टअप्स। एंजल टैक्स का मतलब आपके जीवन में कोई एंजल आ जाए तो उस एंजल से टैक्स ले लिया जाए, तो ये बात ठीक नहीं है। तो सरकार ने क्या कहा कि अगर कोई किसी के लिए एंजल बन के आता है और उससे उसको बेनिफिट होता है तो उस पर अगर हम टैक्स ना लें तो वो एंजल बनना और पसंद करेगा। जैसे आपने कोई स्टार्टअप किया, किसी बड़ी कंपनी ने आप में इन्वेस्ट कर दिया, वो कौन है? एंजल इन्वेस्टर है। अब आपसे बेनिफिट लेगा, वो आपसे ब्याज नहीं लेगा, वो कहेगा आपकी कंपनी चलेगी तब हमको देना, तो आपसे बेनिफिट लेगा, वो बेनिफिट पे उसे टैक्स देना होगा। पहले देना पड़ता था, तो अभी सरकार ने कहा कि स्टार्टअप्स को ज़्यादा बेनिफिट मिले, स्टार्टअप्स में ज़्यादा एंजल आए, इसलिए जो है एंजल टैक्स को समाप्त कर देना चाहिए। वाइल द एंजल टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 टू deter the generation and use the unaccounted money through the subscription of shares of closely held companies at a value that is higher than the fair market value of the firm's share. Its scope was widened even to non-resident investors from April 1st, 2024. During last year union budget that saw strong opposition by startups, है ना, तो वो ख़त्म कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2024 से ख़त्म माना गया है उसको। और होगा क्या इसमें कि अब ज़्यादा लोग जो हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स बन के आएंगे। जैसे एंजल इन्वेस्टर कौन हुआ? मान लीजिए उसने कहा कि हम आपसे 5% हिस्सा लेंगे। आप कोई ऐसा स्टार्टअप करते हैं, वो कहता है कि हम आपसे 5% हिस्सा लेंगे, लेकिन उस 5% का जो मूल्य देता है वो मार्केट रेट से ज़्यादा दे देता है आपको, तो वो एंजल इन्वेस्टर हुआ। उससे जो इनकम हो रही है उसको उसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ऐसा ये सरकार कह रही है। लिटिगेशन एंड अपील में भी छूट दी जाएगी। विवाद से विश्वास तक स्कीम थी 2024, उसको जो है गवर्नमेंट प्रपोज्ड विवाद से विश्वास, कि जो विवाद होता था, जो डर लगता है लोगों को टैक्स अथॉरिटीज से, उसको कम करने के लिए सरकार प्रयासरत है ताकि लोग आसानी से टैक्स डिपॉजिट कर टैक्स दे सकें और टैक्स पेयर्स की संख्या को बढ़ाया जा सके भारत में जितना ज़्यादा हो सके। Deepening the tax base. For deepening the tax base, security transaction tax on future and option of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब होता है सिक्योरिटीज के खरीद बेच पर लगने वाला एक प्रकार का कर होता है जो कि डायरेक्ट होता है। अदर मेजर प्रपोजल्स: विड्रॉल ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 2%, expansion of tax benefit to certain funds and entities in IFSCs, immunities and penalty and prosecutions to benamidar on full and true disclosure so as to improve conviction under the Benami Transaction Prohibition Act 1988, change the custom duty, simplification and rationalization of capital gain। ये सब केवल रट लेने वाली चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहीं से पढ़ लीजिएगा, चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। अब ये थोड़ी बातें हैं जो आपको और जाननी चाहिए। जैसे इंटरिम बजट, हम पहले बताए ही कि इंटरिम बजट वो बजट होता है जो मूलतः कुछ कम समय के लिए चुनाव वाले साल में लाया जाता है। मैं पहले ही इन बातों को बता चुका हूँ। एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, वेयर एवरी रूपी कम्स फ्रॉम, वेयर एवरी रूपी गोज टू। कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पैसा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। भारत का बजट का पैसा
अगर हम कुल बजट को 1 रुपया माने तो उसमें से कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब कितना परसेंट कहाँ से आ रहा है। तो भारत के बजट में 2024-25 के बजट में नंबर 1 पे कौन है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, जो कि कितना परसेंट है, 27% है। दूसरा है कारपोरेशन टैक्स, 17% है, कारपोरेशन टैक्स 17% है। और तीसरे अगला जो है इनकम टैक्स 19% है, कस्टम 4% है, यूनियन एक्साइज 4% है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अदर टैक्सेज 18% है, नॉन टैक्स रिसिपेंट 9% है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट्स 1% है। तो अब आप देखिए कि इस तरह से अलग अलग मदों से पैसा आ रहा है और जा कहाँ रहा है। जब आपने ब्याज लिया है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो अगर हम इंडिविजुअली देखें कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो 19% आपको इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च करना पड़ रहा है। और अगर उससे बड़ा खर्च हम देखें तो स्टेट शेयर इन टैक्स एंड ड्यूटीज में जा रहा है। टैक्स और ड्यूटीज में राज्यों की जो हिस्सेदारी है उसमें 21% जा रहा है, पेंशन पे 4%, अदर एक्सपेंडिचर 9%, सीएसएस पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 8%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो हैं वो 16%, और डिफेंस पे 8%, सब्सिडीज पे 6%, फिनांस कमीशन एंड सब्सिडीज अदर ट्रांसफर्स 9%। इनको आप देख लीजिएगा, इनको आप रट लीजिएगा, इनको हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ बजट, ये आप जानते ही हैं सारी बातें, इसको यहाँ से पढ़ने की जरूरत है। बिसाइड द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच वेरियस बजट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। बजट के अलावा क्या क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बताया अंडर आर्टिकल 112, डिमांड फॉर ग्रांट अंडर आर्टिकल 13, फाइनेंस बिल अंडर आर्टिकल 110। ये बजट का जब बेसिक क्लास होता है बजट का तो उसमें सारा कुछ पढ़ाया गया है आपको पीछे की क्लास में। डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसमें दो डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। ये दोनों भी बजट के साथ पेश किए जाते हैं। जब भी बजट पेश किए जाएंगे। ऐसा नियम कहाँ बनाया गया है, ऐसा नियम बनाया गया है FRBM एक्ट 2003 में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है 2003 का, उसमें ये नियम बनाया गया है। व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द बजट। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू का मतलब है कि सरकार को मिलने वाली ऐसी कोई भी इनकम जिसे सरकार को किसी और को वापस नहीं करना होता है, या आपको मिलने वाला कोई ऐसा धन जो आपको किसी और को रीपे नहीं करना है, वो क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू कहा जाएगा। तो रेवेन्यू बजट क्या है, रेवेन्यू बजट कंसिस्ट्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीप्ट्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स। सरकार के पास दो तरह से रेवेन्यू आता है। टैक्स के रूप में जो रेवेन्यू आता है वो वहाँ से आता है जिसके नाम के आगे टैक्स लिखा होगा, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में वो पैसे आएंगे जो सरकार की इनकम के पैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार का कोई कंपनी है, वहाँ से इनकम हो रही है, सरकार फाइन लगा रही है, वहाँ से इनकम हो रही है, सरकार सड़क पे चलने पर आपसे जो टोल वसूल रही है उससे सरकार को इनकम हो रही है, हॉस्पिटल में फीस ले रही है उससे इनकम हो रही है, स्कूल में फीस ले रही है उससे इनकम हो रही है। तमाम और सोर्सेज हैं जो टैक्स नहीं है लेकिन सरकार की इनकम के सोर्सेज हैं, उन सबको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। और तो रेवेन्यू बजट में क्या होगा, रिसीप्ट रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही रेवेन्यू बजट है। तो टैक्स रेवेन्यूज कंप्राइज प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन। सरकार के द्वारा जो भी केंद्र सरकार द्वारा टैक्सेस लगाए जाते हैं या उनकी जो कंपनीज हैं उनसे होने वाली इनकम उनके रेवेन्यू के इनकम में जाती है, और वहाँ से होने वाला खर्च रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है। दूसरा टर्म है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अच्छा रेवेन्यू रिसिप्ट था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर भी वही है ना, मतलब रेवेन्यू हेड से जो पैसे खर्च किए जाएंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इज फॉर द नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फॉर रेंडरिंग द वेरियस सर्विसेज। सरकार को चलाने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेज है। डिपार्टमेंट को सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रहा है, तमाम तरह के और खर्चे आ रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के खर्चे आ रहे हैं, ये सब किस पे जा रहा है, तो उसी में जा रहा है। मेकिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ डेब्ट, मीटिंग सब्सिडीज, है ना,
11 grants in IELTS, etc. Broadly, the expenditure which does not result in the creation of asset for the government of India treated as the revenue expenditure. अगर कोई भी पैसा ऐसा खर्च किया गया है जिससे सरकार के लिए कोई असेट नहीं बन रही है, असेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे किसी भी पैसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे किसी भी खर्च को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, राजस्व व्यय कहेंगे। इसके अलावा कैपिटल बजट होता है, तो कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को शामिल किया जाता है। इसमें कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल बजट। द कैपिटल रिसिप्ट आर लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो लोन लिया जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ असेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स as well as investment in shares, etc., and loans and advances granted by the central government to the state and the union territories governments, government companies, corporations and other parties. कोई लोन सरकार देती है, कोई एसेट सरकार बनाती है, कोई बिल्डिंग बनाती है, कोई ऐसी चीज बनाती है जिससे सरकार को आगे फिर से इनकम होगी उससे, तो उन सब को सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करती है। आपका भी जब बैलेंस शीट बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। फिस्कल डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा कहते हैं टोटल रिसीप्ट ऑफ बजट, टोटल रिसीप्ट्स ऑफ बजट इफ ग्रेटर देन टोटल टोटल रिसीप्ट्स ऑफ बजट इज लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बजट, देन इट विल क्रिएट डेफिसिट, और इसी डेफिसिट को हम क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट। Fiscal deficit is the difference between the revenue received plus non-debt capital receipts (NDCR) and the total expenditure. In other words, fiscal deficit reflective of the total borrowing requirements of the government. सरकार ने कुल जितना उधार लिया, अगर उसको हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो फिस्कल डेफिसिट आप कह सकते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट क्या है, आर्टिकल 113 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, दैट एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, भारत का संचित कोष है, आर्टिकल 266 के तहत इसका प्रावधान, आर्टिकल 266A के तहत इसका प्रावधान किया गया है। और यहाँ से पैसे निकालने के लिए एक तरह का बिल लाया जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होती है, वोटेड बाय द लोकसभा होता है, उसी को हम डिमांड्स फॉर ग्रांट कहते हैं। मनी बिल क्या है, आर्टिकल 110 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। कोई भी ऐसा बिल मनी बिल होगा जिसमें कर लगाने, हटाने, घटाने, देने, लेने, मतलब राजकोष से पैसा डालने या निकालने से संबंधित कोई भी चीज़ होगी तो वो इसमें चली जाएगी, मनी बिल कंसीडर कर ली जाएगी। फाइनेंस बिल क्या होते हैं, मनी बिल फाइनेंस बिल में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। हर मनी बिल फाइनेंस बिल भी होता है, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता है। फाइनेंस बिल रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करने के लिए, वित्तीय नियमों में बदलाव के लिए बनाए जाते हैं, है ना। तो ये आज था, यहाँ तक हम लोगों की बात। बजट में ये सारी बातें होनी थी और बजट में ये सारी बातें हुई। कुछ चीज़ें अगर आप चाहें तो अपनी ओर से कर सकेंगे तो करिएगा, नहीं तो एक आध लेक्चर और लेकर हम इसको बना देंगे कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना एलोकेशन दिया गया है बजट में। जैसे डिफेंस को कितना पैसा दिया, हालांकि ये पूछता नहीं कि कुल कितना पैसा दिया गया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग और दूसरे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।